हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे बीडब्ल्यू के लेक्चर्स में। हम एसी सर्किट्स कर रहे हैं और उसके हाफ ऑफ द जो वीडियोस है उसमें हमने हाफ ऑफ द पोर्शन कवर कर लिया है। आपने देखा है तो प्लीज जाके सबसे पहले वो वीडियोस को चेकआउट कीजिए, देन इस वीडियो पे आ जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपको डायरेक्टली मैं आर एल आर सी और आर एल सी इनका कॉम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब ये सीरीज एंड पैरेलल में रहते तो क्या फर्क आता है दोस्तों? सीरीज में करंट जो है वो पूरा कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में करंट बढ़ जाता है ब्रांचेस में, और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सीरीज में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने डीसी सर्किट मतलब जहां पे डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है वहां देखी थी। अगर यही सारी चीजें एसी सर्किट में भी एप्लीकेबल है या नहीं, वो आज हम यहाँ देखने वाले हैं। सिंपल सी चीजें दोस्तों, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एसी सर्किट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर्स की वजह से होता है। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस हैपेंस ड्यू टू द इंडक्टिव कॉइल्स। एंड कैपेसिटेंस क्या होता है? जो कैपेसिटर की वजह से होता है। इंडक्टेंस में कॉइल होता है तो कॉइल की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। एंड कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज नथिंग बट वहां पे क्या स्टोर हो जाती है दोस्तों? सारे के सारे चार्जेस स्टोर हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी हमारे पिछले लेक्चर्स में। आज हम क्या देखने वाले हैं कि हम जानेंगे कि कैसे ये सब सारे की सारी चीजें, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जब एक साथ आती हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट आता है, ये आज हमें कंसिडर करना होगा। देन सेकेंड चीज जो हमें एसी सर्किट्स में काम करते वक्त ध्यान रखनी है, दैट इज एडिशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज रिक्वायर्स फेज डिफरेंस। कभी अभी डायरेक्ट हमने कब ऐड किया था वोल्टेजेस को? जब डीसी सर्किट था। डीसी सर्किट में दिया है 40 वोल्ट है, इतना इतना करंट जा रहा है और 20 वोल्ट लगा दिए, तो आप निकाल लो टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो सीरीज रहता तो हम क्या करते थे? सबसे पहले करंट निकालते थे, देन रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेपरेट वोल्टेजेस निकालते थे, राइट। ऐसे कंसेप्ट लगाते थे। बट यहाँ पे एसी सर्किट में क्या हम वो कंसेप्ट लगा सकते? नहीं। एसी सर्किट में एक मेन चीज आ जाती है, दैट इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। फेज डिफरेंस इज नथिंग बट हमारा फेज एंगल जो रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये प्लस फाइव किस में रहता है? कैपेसिटेंस में। माइनस फाइव किस में रहता है? ये इंडक्टेंस में। क्योंकि इंडक्टेंस में क्या होता है, हमारा जो करंट है वो लैग होता है, सॉरी ये जब आई के फॉर्म में रहेगा तब। नाउ फेज एंगल क्या होता है दोस्तों? फाइव। एंड यहाँ पे फेज एंगल के बाद हमें पता करना रहता है कि नेचर ऑफ सर्किट कैसा है। एसी सर्किट में सर्किट का इम्पिडेंस यानी कि टोटल रुकावट कितनी आ रही है। एंड देन हमें कंसिडर करना रहता है पावर, कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। मैंने एसी सर्किट स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारे डेफिनेशंस एक्सप्लेन किए थे, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो पावर है वो 3 टाइप है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। एक्टिव पावर वो पावर है जो कंज्यूम हो जाता है, राइट। और कंज्यूम पावर कैसे देते हैं हम? पावर कंज्यूम्ड इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, है ना। इससे हमें पता चल जाता है कि कितना पावर कंज्यूम हुआ है, एंड इसको एक्टिव पावर बोला जाता है। रिएक्टिव पावर किसको बोला जाता है? जो पावर कंज्यूम नहीं होता और घूमता रहता है, मतलब वो दिखेगा नहीं आपको कि कंज्यूम हो रहा है, वो घूमता रहेगा पूरे सर्किट में। एंड ये दोनों पावर को ऐड करके जो कंज्यूम हो रहा है पावर, जो कंज्यूम नहीं हो रहा पूरे सर्किट में घूम रहा है, वो दोनों पावर्स को ऐड करके हमें मिल जाता है हमारा अपैरेंट पावर। अपैरेंट पावर माने टोटल पावर, है ना। ये पूरा कंसेप्ट हो जाता है। बट जितना इजिली मैं एक्सप्लेन करूँ उतना इजिली ऐड ऑन नहीं होते, इसके ना कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको ये सारी चीजें ध्यान में नहीं जाती, इसलिए बेस्ट वे है कि आप जितना हो सके हर एक चीज को लिख के प्रैक्टिस करें। अब किस तरह लिख के प्रैक्टिस करना है मैं नेक्स्ट ये पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। मेरे दिल से रिक्वेस्ट है आप भी वही तरीका अपनाएं, आपको कभी इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। काफी इजी चीजें हैं, सॉर्टेड तरीके से हो जाएंगी। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट सर्किट कंसिडर करते हैं जो हमें एसी सर्किट में कंसिडर करना है कॉम्बिनेशन में, दैट इज अवर आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट मतलब जहां पे आपका जो रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है वो दोनों सीरीज में अरेंज होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आपको ये डायग्राम से पता चल रहा है कि आर रेजिस्टेंस लग रहा है, एल भी रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ पे वी वोल्टेज है पूरा, एंड आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। टोटल वोल्टेज वी है, लेकिन इधर अलग वोल्टेज रहेगा, यहाँ अलग वोल्टेज रहेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सर्किट के, राइट दोस्तों। अब हमें क्या क्या चीजें ऐसे सर्किट में याद रखनी है वो कंसिडर कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो कभी आए ही ना।
दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना है ओम्स लॉ। क्यों ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग? सिंपल सी चीज है। तो टोटल वोल्टेज कैसे मिलेगा दोस्तों हमें? टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय इम्पिडेंस, राइट। इम्पिडेंस यानी कि टोटल रुकावट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो रुकावट का आएगा दैट इज गिवन बाय जेड। अब रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज लगेगा वो कितना रहेगा? इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। जितना करंट ये रेजिस्टर से जाएगा मल्टीप्लाइड बाय उसका रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस में जितना वोल्टेज लगेगा वो किसको इक्वल होगा दोस्तों? आई इंटू एल। अभी एल जो है उसको हम एल नहीं लिखते, वी राइट इट एज एक्स एल। ये रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक्सएल स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? वो एक्स सी, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और एक चीज हमें यहाँ पे पता है क्या, कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लीड करेगा करंट से बाय पाई बाय 2। 90 डिग्री से क्या होता है? वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय पाई बाय 2। ये कब होता है दोस्तों? आरएल सर्किट में, ठीक है। अब चलो इसका फेजर डायग्राम बना ले। वैल्यूज तो हमने मेंशन कर लिया, अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे करंट ड्रॉ कर दूं, ये आई इधर, ये आई कौन सा वैल्यू है दोस्तों? आई इज आरएमएस वैल्यू, वी भी आरएमएस वैल्यू है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई बना दिया। तो हमें पता है रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज रहता है वो करंट के इन फेज रहता है ना। जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज रहता है वो करंट के इन फेज रहता है। तो ये वी आर हो गया नाउ। लेकिन यहाँ पे जो वी एल है, ये जो वी एल है वो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है आई से पाई बाय 2। मतलब आई अगर यहाँ है तो यहाँ से पाई बाय 2 एंगल पे आपका वी एल आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा वी एल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं जब वी आर और वी एल को कंबाइन करूंगी तो यहाँ पे एक ट्राइंगल लॉ की तरह ओ से लेकर ये वी एल के हेड तक मुझे मेरा टोटल वोल्टेज मिल जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये फेजर डायग्राम समझ में आया। हमने आई को रेफरेंस लिया, देन हमने वी आर ड्रॉ किया, वी आर को इन फेज बनाया, क्योंकि हमें यही चीज पता है कि जो करंट है वो रेजिस्टिव सर्किट के साथ इन फेज जाता है वोल्टेज के लिए, एंड जो करंट है वो इंडक्टिव सर्किट के साथ पाई बाय 2 से ज्यादा जाता है वोल्टेज के लिए, क्योंकि वो लीड करता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आई लैग्स वी एल बाय पाई बाय 2। ये कब होता है दोस्तों? जब आपके सर्किट में इंडक्टेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे ये बना लिया। तो इससे हमें क्या समझता है? जो वोल्टेज है उसका वेक्टर एडिशन होगा वी आर के साथ प्लस वी एल के साथ, ठीक है। इससे तो हमें ये चीज समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें बनानी है दैट इज इम्पिडेंस के लिए एक ट्रायंगल। अब व्हाट इज इम्पिडेंस? इम्पिडेंस इज नथिंग बट टोटल रेजिस्टेंस, कितना मेरे सर्किट में कितनी रुकावटें आ रही है उसका एक ट्रायंगल बनेगा कंप्लीट। सो इट विल बी लाइक दिस वन। नीचे आर है, सामने एक्स एल है ना। तो यहाँ पे मेरा जेड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v किसको इक्वल है? आई जेड को इक्वल है। वी एल किसको इक्वल है? आई एक्स एल को इक्वल है। वी आर किसको इक्वल है दोस्तों? आई आर को इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज तो आपको ये मिल गई। सेकेंड चीज आपको इम्पिडेंस कैसे मिल जाएगा दोस्तों? इम्पिडेंस का वैल्यू इट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर। अभी मुझे अगर एंगल निकालना है, ये जो एंगल फाई बन रहा है यहाँ पे, कितना बन रहा है? तो वो कैसे आ जाएगा दोस्तों? फाई इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, या तो आप वी एल अपॉन वी आर ले लो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या तो आप ये फाई का वैल्यू और एक तरीके से निकाल सकते हो, टैन इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर। और एक्सएल कैसे निकालते दोस्तों? हम ओमेगा एल से, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि जब आरएल सीरीज सर्किट होगा तब यहाँ पे आपको जेड निकालना है। जेड का फॉर्मूला है आर एल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आपको एंगल निकालना है दैट इज गिवन बाय टैन इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर। सो दिस वाज द थिंग। नाउ अभी इसको मैं अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं तो ये कैसे हो जाएगा? जेड बार इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, है ना। और यहाँ पे और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि पोलर फॉर्म लिखते वक्त भी सेम चीज जाएगी, बट यहाँ पे ये वाला जेड का वैल्यू आ जाएगा, ये जेड का वैल्यू और एंगल फाई। ये लीडिंग सर्किट है, राइट। नाउ ये सारी चीजें हो गई। अब आपको इसमें याद क्या क्या रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सको।
सबसे सिंपल चीज है, आपको चेक करना है आरएल सीरीज सर्किट है क्या। अगर आरएल सीरीज सर्किट है देन आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, इट इज ऑलवेज अ इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट मतलब तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए ये दोनों पॉइंट कि अगर इंडक्टिव सर्किट है तो ये दोनों पॉइंट फिक्स है, वीएल लीड करेगा, या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी दैट इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि फेजर डायग्राम को किस तरह बनाया था। सबसे पहले हमने आई को एक ओरिजिन लिया था हमारा, है ना, आई को हमारा बेस रेफरेंस कंसिडर किया था, ओ से निकल रहा था, देन वी हैव कंसिडर्ड वी आर, वी एल, वी, देन हमने क्या बना दिया उसका इम्पिडेंस ट्रायंगल, इसको बोला जाता है इम्पिडेंस ट्रायंगल। सबसे पहले आप फेजर बनाओगे, फेजर से आएगा आपका वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल कैसे बनेगा, सिंपल है, सेम ट्रायंगल वी, वी एल, वी आर। अगर आप सारे वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड वोल्टेज बाय करंट, तो ये आ जाएगा आपका इम्पिडेंस ट्रायंगल, राइट। ये आर आ जाएगा, ये एक्सएल आ जाएगा एंड ये जेड आ जाएगा। तो यही चीज हमने कंसिडर करके ये मेन चीज निकाल ली है। अब लास्ट चीज जो हमारा बच्चा है दैट इज पावर। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज करके पावर का भी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जब दोस्तों वोल्टेज एंड करंट इन फेज, मतलब फेजर डायग्राम में एक ही लाइन पे कब आते हैं, जब आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहता है, जब आपका क्या दोस्तों प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहता है। लेकिन दोनों का चेंजेस, दोनों में चेंजेस देखने कब मिलेगा दोस्तों, देखो सिंपल है, इट अप्लाइज फॉर बोथ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव भी। देखो अगर मैंने मान लो मेरा वोल्टेज को रेफरेंस कंसिडर कर लिया एंड जो मेरा करंट है वो या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, ठीक है, या तो मेरा करंट ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। अब मैं करंट को दो पार्ट में उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देती हूँ, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है दैट इज योर कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ नहीं बन रहा दैट इज योर साइन कंपोनेंट, ठीक है। अब इस सेम चीज में क्या करती हूँ, ये जो सारी वर्टिकल चीज है इसको उठा के अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया एंड ये आई वैसे का वैसे है एंड इधर आई साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रू पावर है दैट इज एक्टिव पावर, वो कौन सा हो जाएगा, जो कंज्यूम हो रहा है, एक्टिव पावर जो कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूमेबल कौन सा पावर है दोस्तों, दैट इज गिवन बाय V इंटू आई। आई इधर कौन सा है, कॉस फाई। ये इन फेज में रहता है एक्टिव पावर क्योंकि वो कंज्यूम हो जा रहा है डायरेक्ट एक्टिव। और रिएक्टिव पावर कैसे दिया जाएगा दोस्तों, दैट विल बी गिवन बाय V इंटू आई साइन फाई। एंड ये दोनों पावर होने के बाद ये जो टोटल पावर है, टोटल पावर यानी कि अपेरेंट पावर, इसको किस तरह लिखा जाएगा, V इंटू, ठीक है। ये सारी चीजें मेंशन कर दी जाएंगी उसमें कि हम जो पावर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो इस तरह करेंगे। एक्टिव पावर इज गिवन बाय V इंटू आई कॉस फाई। रिएक्टिव पावर, अब ये जो आई है या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, उस हिसाब से हमें पावर लिखना रहता है, ठीक है। दैट इज नथिंग बिग डील। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पावर को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन थी इंपॉर्टेंट चीजें भी हमने नोट डाउन कर ली है। एक लास्ट चीज जो बची है दैट इज अवर पावर फैक्टर। अब जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग है या लैगिंग है डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ आई। अभी हमारा वोल्टेज आई के ऊपर है, आई से फाई एंगल से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो करंट है वो लैग कर रहा है ना। इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करता है, लैग करता है। इसके लिए जो मेरा पावर फैक्टर है जिसको हम लिखते हैं कॉस फाई, कॉस फाई कैसे हो जाएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस अपॉन जेड, एंड ये कैसे हो जाएगा, लैगिंग। क्यों लैगिंग है, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी डीप चीजें इन्वॉल्व है बट हम सिर्फ वही कंसिडर करेंगे जो हमें बताई जाएगी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज होने से अच्छा बेटर एक प्रॉपर पर्टिकुलर चीज पे हम फोकस करें। नाउ मूविंग विद द अनदर सर्किट दैट इज आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट में क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों सीरीज में होते हैं।
current flows through both of them and there is a total voltage here. So again by applying Ohm's law हमें टोटल वोल्टेज कैसे मिलेगा, टोटल करंट इनटू इम्पीडेंस. इम्पीडेंस क्यों ले रही हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, उसके साथ कैपेसिटर भी है, तो उसका रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हमें कंसिडर करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर कितना हो जाएगा आई इंटू आर, वी सी कितना हो जाएगा आई इंटू एक्स सी. एक्स सी इज गिवन बाय 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट. एंड यहाँ पे एक चीज होती है, दैट इज हमारा जो करंट है दैट लीड्स वोल्टेज. करंट क्या होता है दोस्तों, लीड होता है. जैसे यहाँ पे लैग हो रहा था हमारा करंट बाय 2 वोल्टेज, यहाँ पे करंट लीड्स वोल्टेज. तो इतना चीज समझ में आ गया. अब फटाफट हमारा फेजर डायग्राम बना लेते हैं. रेफरेंस को, करंट को रेफरेंस कंसिडर करेंगे तो ये मेरा वी आर हो जाएगा. जहाँ पे वी आर खत्म हो रहा है वहीं से मैं अपना वी सी शुरू कर देती हूँ. एंड ये मेरा टोटल वोल्टेज हो गया. ये फाई एंगल से लैग कर रहा है. ठीक है, ये हो गया. अभी इससे हमारा फेजर डायग्राम से हम हमारा बना देंगे वोल्टेज ट्रायंगल. वोल्टेज ट्रायंगल किस तरह आएगा, दैट विल बी लाइक वी आर इक्वल टू आई आर, वी सी इक्वल टू आई एक्स सी एंड वी इक्वल टू आई जेड. एंड वोल्टेज ट्रायंगल से हमें हमारा कौन सा ट्रायंगल बनाना है दोस्तों, इम्पीडेंस ट्रायंगल. इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा, मैं सारे वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देती हूँ. यहाँ पे आर एक्स सी एंड ये जेड. यहाँ पे हमने ये 3 चीजें बना ली. अब हम लिख देते हैं हमारा फाइनल स्टेप. वोल्टेज कैसे दिया जाता है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस बराबर. फाई किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे वी सी है ऑपोजिट साइड में, डिवाइडेड बाय वी आर, है ना. देन हमारा जो z है वो कैसे मिलेगा हमें, सिंपल z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी. और यहाँ पे ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हमने वो निकाल लिया. बट इसको हम जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे माइनस लेना होगा दोस्तों. क्या लेना होगा, माइनस. कोई बता सकता है क्यों, क्योंकि हमारा जो सर्किट है दैट इज लीडिंग सर्किट. हमारा जो वोल्टेज है वो लैग करेगा करंट से, है ना, एंड करंट लीड करेगा. करंट आगे रहेगा, है ना. देखो वोल्टेज पीछे है लेकिन करंट क्या है, आगे है. यू कैन सी इन द फेजर डायग्राम ऑल्सो. करंट ऊपर है, वोल्टेज नीचे है, टोटल करंट. सो यहाँ पे क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज में टोटल करंट कंसिडर करता है, तो यहाँ पे हमने माइनस में कंसिडर कर लिया. इसका पोलर फॉर्म किस तरह हो जाएगा, यूनिट ओम ही रहेगा क्योंकि इम्पीडेंस भी रुकावट है. ये वाला z का वैल्यू माइनस एंगल नेगेटिव रहेगा. क्यों एंगल नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो करंट है दैट विल बी, करंट क्या होगा दोस्तों, लीड करेगा एंड वोल्टेज लैग करेगा. ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली. फाई का वैल्यू इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आप फाई का वैल्यू tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर से भी कैलकुलेट कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, आपको आंसर राइट ही आने वाला है. अब कौन सी चीज रह गई है दोस्तों, ये तीनों हो गया. हमारा लास्ट चीज है दैट इज पावर फैक्टर एंड पावर. पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, वी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉस फाई. फाई के एडजेसेंट कौन है दोस्तों, हमारा फाई के एडजेसेंट आर है. इस ट्रायंगल में आर है, इस ट्रायंगल में वी आर है एंड जेड, एंड इट इज लीडिंग. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि वो कैसे लैगिंग था, यहाँ पे लैगिंग था, और इधर आर सी में वो क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा. सो हमारा पावर फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा cos phi इक्वल टू आर बाय जेड. ठीक है, सो दिस वाज द होल थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर. वन मोर कंसेप्ट जो हमारा बचा है दैट इज पावर. पावर कैसे मिलता है दोस्तों हमें, उसका भी ट्रायंगल बनता है, सिंपल तरीके से बनेगा. कैसे जाएगा ये दोस्तों ट्रायंगल, देखो यहाँ पे आपका, अगर हम यहाँ पे हमने करंट को रेफरेंस लिया, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेती हूँ, ये मैंने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट तो इन फेज रहते हैं व्हेन इट इज फॉर आई आर. ठीक है, तो ये आई हो जाएगा फॉर आर जो रेजिस्टेंस के लिए रहता है. देन करंट लीड करता है इन कैपेसिटेंस, करंट इज लीडिंग. सो ये मैंने ऊपर की तरफ बना दिया जो करंट कैपेसिटेंस में जा रहा है, एंड यहाँ मेरा टोटल करंट आ जाएगा. सो दिस इज फॉर रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर कैपेसिटेंस. यहाँ पे मैंने आई लिखा है बट वहाँ पे नीचे सब्सक्रिप्ट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए क्या स्टैंड कर रहा है.
तो यहाँ पे एक्चुअली कैसे होता है दोस्तों, जब ये 5 बन जाएगा तो ये cos phi आ जाएगा, ये I sin phi आ जाएगा, ये टोटल वोल्टेज, एंड हियर दिस विल बी I एंड दिस इज गिवन बाय P, P इक्वल टू VI cos phi। P क्या है दोस्तों हमारा एक्टिव पावर, अगर मैं यहाँ पे VI sin phi लिख दूँ इक्वल टू Q हो जाएगा, एंड S इक्वल टू VI, सिंपल। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो एक्टिव पावर है, जो पावर कंज्यूम होता है, दैट इज गिवन बाय P, दैट इज VI cos phi। जो हमारा रिएक्टिव पावर है दैट इज गिवन बाय Q, दैट इज VI sin phi। यूनिट क्या आएगा दोस्तों एक्टिव पावर का, किलोवाट, रिएक्टिव पावर का किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, इट इज प्रोनाउंस्ड एज किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। एंड अपेरेंट पावर का क्या आ जाएगा दोस्तों, जो दिखता है हमें पावर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, दैट इज VI किलोवाट एम्पियर। ठीक है, सो दिस आर द 3 यूनिट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको सर्किट देख के तुरंत क्लिक होना चाहिए, लीडिंग है कि लैगिंग है। लीडिंग केस किस में रहता है दोस्तों, कौन लीड करता है, करंट लीड करता है किसमें, कैपेसिटिव में, लैग करता है किसमें, इंडक्टेंस में, एंड वोल्टेज इसका ऑपोजिट दिखाता है। तो ये सारी चीजों को याद रखने के लिए आप एक टेबल बना लो, टेबल में जैसे मैंने ये लिखा है वैसे आप लीडिंग का भी लिख लो, आई मीन इंडक्टेंस का भी लिख लो, ताकि आपको साइड बाय साइड दोनों याद रहे एंड बेटर तरीके में वो इजीली लर्न हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट RL एंड RC सीरीज सर्किट। तो मूविंग टू RLC सर्किट। ठीक है दोस्तों, RLC सर्किट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों एक साथ सीरीज में लगाए गए हैं। यहाँ पे टोटल वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, एंड हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में दैट इज ऑल्सो गिवन इन द डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ना हमें 2 केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। R तो हम चलो ये सॉल्व कर लेते हैं उसके साथ, बट व्हाट अबाउट L एंड C का डिफरेंस, अगर कभी XL का वैल्यू ज्यादा रहा एक्सिस से तो सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, कभी XL का वैल्यू अगर कम रहा एक्सिस से तो सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, ये सारी चीजें हमें आज कैलकुलेट करनी है एंड इसमें हमें डिराइव करके रखना है ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन पार्ट है वो इजी हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको केस वाइज सॉल्व करेंगे, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख ले सबसे पहले। तो यहां लिख देती हूँ मैं, बाय ओम्स लॉ वोल्टेज इज I into Z, VR is I into R, VL is I into XL, VC is I into XC। ठीक है, ये सारी चीजें लिख दी हमने ओम्स लॉ से कि करंट इंटू रुकावट इज इक्वल टू हमारा वोल्टेज। ये लिखने के बाद हम जाएंगे हमारा केस 1 पे। व्हाट इज केस 1, जब मेरा XL ग्रेटर रहेगा XC से। ओके, जब मेरा XL क्या रहेगा दोस्तों, ग्रेटर रहेगा XC से। तो यहाँ पे मेरा अगर XL ग्रेटर है तो VL भी ग्रेटर रहेगा VC से, है ना। तो चलो फटाफट इसका सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले करंट को रेफरेंस ले लिया मैंने, ये रहेगा मेरा VR, ऊपर की तरफ मेरा VL जाएगा एंड VC नीचे की तरफ, थोड़ा छोटा ही बनाती हूँ। ठीक है, ये VC नीचे की तरफ। क्यों VC नीचे की तरफ, क्योंकि यू नो इन कैपेसिटेंस हमारा जो करंट होता है वो लीड करता है और इंडक्टेंस में हमारा वोल्टेज लीड करता है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। अब मेरा टोटल वोल्टेज में किधर बनाऊं, यहाँ बनाऊं या यहाँ बनाऊं, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे VC को थोड़ा शिफ्टिंग कर देते हैं, VC को उठा के इतना ये एरो के हेड पे रख देते हैं, है ना। अब ये एरो के हेड पे रखने के बाद मैं देख सकती हूँ इतना पार्ट वापस हमारा वोल्टेज नीचे आ गया। तो मेरा जो टोटल वोल्टेज रहेगा दैट विल बी हियर, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक रहेगा। मैंने क्या किया, VC को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ताकि मुझे वो वैल्यू मिल जाए कि वो कितना टोटल वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी कंप्लीट VL माइनस VC, राइट। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका VL माइनस VC एंड ये आपका 5 हो जाएगा। देन टोटल वोल्टेज कैसे दिया जाएगा दोस्तों, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू, उसको हम नॉर्मल तरीके से देंगे, VR प्लस VL प्लस VC। बट व्हाट अबाउट 5 का वैल्यू, दैट विल बी tan इनवर्स, सामने क्या है दोस्तों, सामने 5 के सामने क्या है, दैट इज VL माइनस VC एंड नीचे क्या है VR, है ना। अगर मैं फेजर डायग्राम से वोल्टेज का ट्रायंगल बना लूं,
तो वो किस तरह आएगा, V, ये VL माइनस VC रहेगा एंड ये VR रहेगा। एंड वोल्टेज के ट्राइंगल के बाद अगर मैं इम्पिडेंस का ट्राइंगल बनाऊं तो वो किस तरह आएगा, Z, ये हो जाएगा XL माइनस XC एंड ये हो जाएगा R, है ना। ये सारी चीजें आ जाएंगी और हमने इसको यहाँ पे प्रॉपर्ली असेंबल कर लिया है। वोल्टेज ट्राइंगल भी बन गया, इंपेडेंस ट्राइंगल भी बन गया। अब हमें क्या दिखाना है दोस्तों, सिंपल सी चीज है, हमारा जो वोल्टेज का वैल्यू वो इस तरह आएगा, फाई इस तरह, जो Z का वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, है ना। ये इस तरह आ जाएगा, राइट है कि नहीं दोस्तों। सिंस मेरा इम्पिडेंस का वैल्यू यहाँ पे है तो मेरा जो सर्किट है उसको मैं लैगिंग कंसिडर करूंगी व्हेन इट कम्स टू पावर फैक्टर, क्योंकि ये इंडक्टेंस ज्यादा है ना, यहाँ पे इंडक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस, तो पावर फैक्टर के टर्म्स में ये लैगिंग रहेगा। और पावर फैक्टर कैसे दिया जाएगा दोस्तों, ऑपोजिट एडजेसेंट में क्या है, R अपॉन Z। ओके, इधर तो चेंज नहीं आ रहा, दैट गोज द सेम वे, राइट, बट हियर लेट्स कंसिडर हियर, यहाँ पे तो चेंजेस आ रहे हैं एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मेरा Z का पोलर फॉर्म, सॉरी पहले कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं, R प्लस J इंटू XL माइनस XC ओम, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, Z इंटू एंगल फाई, है ना। ये सारी चीजें हमने निकाल ली। किस तरह निकाली दोस्तों, एक और बार चेक कर लो कि हमने सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम कैसे बनाया, सबसे पहले हमने यहाँ पे करंट दिखाया था। करंट दिखाने के बाद हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे मेरा VL ऊपर जा रहा है और VC नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें उसको एडजस्ट करना था। और ये एडजस्ट हमने किसके रूल पे किया है, वेक्टर्स लॉ के ऊपर किया। वेक्टर्स का ये ऐसा रूल होता है कि हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं उस लाइन ऑफ एक्शन में। यहाँ पे वोल्टेज, फिर यहाँ पे मैंने वोल्टेज का ट्रायंगल बनाया। वोल्टेज का ट्रायंगल बनाने के बाद हमने इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाया। इम्पिडेंस ट्रायंगल कैसे बनता है, ये सारे वोल्टेजेस को I से डिवाइड करके, है ना, VR बाय I, ये हो जाएगा VL माइनस VC बाय I इज इक्वल टू XL माइनस XC, ठीक है। इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे अगर मेरा XL का वैल्यू ज्यादा आता है XC से तो मतलब मेरा लैगिंग सर्किट है पावर फैक्टर के टर्म्स में। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। XL कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको हमेशा याद रखना है, XL इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय ओमेगा L। XC कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है दोस्तों, 2 पाई f, है ना। ये सारी चीजें हो गई, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आगे आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स में लगने वाली है एक एक करके। तो इसको हमने इस तरह कंसिडर करके सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे जो सारी चीजें मेंशन की गई है दैट इज ओम्स लॉ से अगर हमने ये कैलकुलेट किया, फिर हमें ये सारी चीजें याद रखनी कि इसका फेजर डायग्राम किस तरह आएगा। आई को रेफरेंस लेके इस तरह सॉल्व किया, मोस्टली आई को रेफरेंस ले लो क्योंकि ये सारी चीजें ना अच्छी दिखेंगी फिर वो करते वक्त सॉल्व। देन यहाँ पे VR VL माइनस VC किस तरह आया, क्योंकि VL इतना था और नीचे VC था तो VC को उठा के मैं ऊपर लेके चली गई एंड VC जैसे माइनस हो गया तो ये कितना बचा, VL माइनस VC। एंड उसी से हमने इम्पेडेंस ट्रायंगल भी बना लिया। इम्पेडेंस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, I को डिवाइड करके। सो दिस वाज द फर्स्ट केस वेयर XL इज ग्रेटर देन XC। अब हम कंसिडर करते हैं हमारा सेकेंड केस, ठीक है। न्यू स्लाइड ले लेते हैं। RLC सीरीज सर्किट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये हो गया हमारा वोल्टेज, ठीक है। ये पूरा क्या देगा मुझे, इस तीनों का एडिशन, अल्जेब्रिक सम ऑफ कितना देगा, Z देगा मुझे, राइट। एंड ये मेरा करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसे मैं ज्यूम कर लेती हूँ। तो ये इस तरह मेरा RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का एक सीरीज सर्किट बनके रेडी है। नाउ व्हाट यू हैव टू मेंशन हियर दोस्तों, सिंपल सी चीज है हमारी, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रुकावट, हमारे रेजिस्टेंस के कब आ जाएगा, VR के लिए, VL के लिए IXL हो जाएगा, VC के लिए IXC हो जाएगा एंड टोटल वोल्टेज इज I इंटू Z। Z इज नथिंग बट हमारा इम्पेडेंस। यहाँ पे हम क्या कंसिडर करें, हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो मेरा XC है वो इस बार बड़ा है XL से,
तो मेरा वोल्टेज एट सी भी बड़ा हो जाएगा वोल्टेज एट एल से, है ना। तो अगर मेरा वोल्टेज बड़ा हो रहा है तो यानी कि मैं क्या कंसिडर करूँ, इसका पावर फैक्टर किस तरह कंसिडर करूँ, cos phi लीडिंग, राइट। अब यहाँ पे ऊपर नीचे तो बहुत कुछ आ सकता है, फेजर डायग्राम पे डिपेंड करता है कि वो ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या आएगा। तो एक बार फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करंट को रेफरेंस ले लेती हूँ। ये मैं सबसे पहले, ये मेरा हो गया वोल्टेज एट रेजिस्टेंस वी आर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कैपेसिटेंस बढ़ा है तो कैपेसिटेंस को मैं नीचे की तरह ड्रॉ करूंगी वी सी, और यहाँ पे ये मेरा इंडक्टेंस रहेगा वी एल। बट मुझे एक चीज पता है कि मुझे क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। ये मैंने वोल्टेज को उठा के यहाँ लेके आ गई, इतना इतना कम हो गया, राइट। क्यों मैंने शिफ्टिंग किया, ताकि मुझे टोटल वोल्टेज मिल पाए। टोटल वोल्टेज का मतलब दोस्तों आरएमएस वैल्यू, हाँ टोटल में पूरा मत कंसीडर करो, टोटल वोल्टेज यानी कि आरएमएस। हम पूरे सर्किट, पूरे एसी सर्किट्स में आरएमएस वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा वी हो गया, ठीक है। एंड ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, वी सी माइनस वी एल। ओके, सो दिस इज योर पार्ट। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। ये आपका एंगल फाई हो गया। एंड नाउ कमिंग टू वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल में इधर आपका वी आर है, वी सी माइनस वी एल है, एंड इधर आपका वी है। जैसे आपके पास यहाँ पे वी एल माइनस वी सी था और नीचे वी आर था, वैसे यहाँ पे देखो शिफ्टिंग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो लैग करता है। कैपेसिटिव सर्किट में हमारा जो वोल्टेज है दोस्तों, दैट इज ऑलवेज लैगिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरा जो सर्किट है उसका कैपेसिटिव नेचर होगा। कैसा नेचर होगा दोस्तों, कैपेसिटिव। अब वोल्टेज ट्रायंगल के बाद इंपेडेंस ट्रायंगल बना लेते हैं। इंपेडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा दोस्तों, डिवाइडिंग द वोल्टेजेस बाय आई। तो ये हो जाएगा वी बाय आई इक्वल टू आर। ये हो जाएगा यहाँ पे वी सी माइनस वी एल डिवाइडेड बाय आई, तो ये आ जाएगा एक्स ए माइनस एक्स एल, एंड ये आ जाएगा जेड, ठीक है। देन अगेन वोल्टेज कैसे दिया जाता है दोस्तों, बाय एडिंग ऑल द वोल्टेजेस वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ठीक है। फाई किस तरह आ जाएगा आपका, tan इनवर्स। ऑपोजिट क्या है दोस्तों, वी सी माइनस वी एल अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट वी आर, राइट। देन ये होने के बाद हम z निकाल लेते हैं। z इज गिवन बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, एंड मेरा z का कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगा r माइनस जे। माइनस क्यों, क्योंकि मेरा ये कैपेसिटिव है, एंड कैपेसिटिव में हमेशा हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म माइनस रहेगा, एक्स सी माइनस एक्स एल ओम्स, एंड ये पोलर फॉर्म में हो जाएगा z एंगल फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें मेंशन कर दी। z एंगल फाई, फाई किस तरह निकाल सकते हो, इस तरह निकाल सकते हो, और इस और एक तरीका है दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हमने यहाँ पे सीखी थी केस 1 में, सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं केस 2 में, है ना। एंड यहाँ पे हमारा जो अपॉन में क्या रहेगा आपका, आर बाय जेड ले लो, क्योंकि वो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज जाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल से निकालो या ये ट्रायंगल से निकालो, आप अपना पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट दोस्तों, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको आगे यूज होगा ही होगा। तो एक्स किस तरह 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सएल किस तरह 1 अपॉन ओमेगा, नॉट 1 अपॉन, दिस इज और डायरेक्टली ओमेगा एल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा केस 1 एंड केस 2 ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट देख लिया। ये तो सीरीज सर्किट था। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पैरेलल सर्किट्स देखेंगे कि पैरेलल सर्किट्स और एडमिटेंस क्या होता है, एंड देन हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस देख लेते कि कभी सर्किट्स को किस तरह पहचाना जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी स्टोरी पढ़ा है, चलो उसका एक शॉर्ट से रिविजन कर ले। एनालिसिस ऑफ इंडक्टिव एसी सर्किट। अगर आपको पहचानना है सर्किट इंडक्टिव है, इंडक्टिव नेचर है, इंडक्टिव नेचर के इन द सेंस करंट लैग करेगा वोल्टेज से, एंड कैपेसिटिव है मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज से, ये सब पहचानना है। तो उसके कुछ हिंट्स है। सबसे पहले जो आपका पोलर फॉर्म रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सॉरी दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म, राइट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे पॉजिटिव रहता है और कैपेसिटिव में यहाँ पे नेगेटिव रहता है। पोलर फॉर्म में क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे आपका एंगल पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे आपका एंगल गेट्स नेगेटिव। आपका फाई का वैल्यू किस तरह आता है, यहाँ पे tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर,
और यू कैन टेक द इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो आर है वो रियल है एंड दिस इज योर इमेजिनरी। जो भी जे के साथ रहता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये प्लस रहेगा यानी यहाँ पे ये माइनस रहेगा। पावर फैक्टर को हम, अगर क्वेश्चन में बोला है द सर्किट हैज अ पावर फैक्टर लैगिंग, मतलब समझ जाना कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव। अगर बोला है लीडिंग है तो समझ जाना कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, देन सर्किट का करंट दिया रहेगा, सर्किट का इम्पिडेंस दिया रहेगा एंड सर्किट का वोल्टेज किस तरह, पूरे सर्किट का हाँ किस तरह कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला। तो आज के पूरे वीडियो का ये कंक्लूजन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल, जहाँ पे हम फटाक से इसके ऊपर 2 से 3 न्यूमेरिकल लेकर हमारा पैरेलल के ऊपर भी न्यूमेरिकल ले लेंगे। सीरीज में और पैरेलल में सिर्फ कहाँ फर्क आएगा पता है दोस्तों, जब आपको टोटल सारी चीजें निकालनी रहेगी ना तब, बाकी ये पूरा सेम ही रहने वाला है वहां पे। तो आपको बस वहां पे ध्यान रखना है, दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज गोना बी सेम। प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए if आपको ये लेक्चर पसंद आया है एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो अपने डाउट्स को, हम उसको तुरंत से तुरंत सॉल्व करने को देखेंगे। एंड जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर।